Good morning, dear students. Welcome once again to our online class session. कई दिन हो गए बीच में, जो थोड़ा आपको वैकेशंस मिला, थोड़ा आप भी रिलैक्स हुए, लेकिन फिर से एक टाइम आ गया है कि हम सब फिर से एक बार अपनी सीट्स को फास्टन करें, सीट बेल्ट्स को फास्टन करें और फिर से, चूँकि अभी जैसी कठिन परिस्थितियाँ चल रही हैं और कोई दूसरा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है अभी भी, तो गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस हैं, इसलिए हम दोबारा से ऑनलाइन क्लास सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी बात सिर्फ आपसे कर लूँगा। फर्स्ट आई टॉक यू अ फ्यू थिंग्स एंड टुडे विल कवर अ शॉर्ट टॉपिक बिकॉज वी आर नॉट इन अ हरी टू कंप्लीट द कोर्स। हमें कोर्स को समझाते हुए आगे चलना है, कोर्स को ख़त्म नहीं करना है। तो इसलिए पहले एक बात हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिन का गैप हो गया है, कम्युनिकेशन गैप भी हो गया। तो आज पहली चीज़ तो ये कि फिर से आप सब अपनी एनर्जी लेते आओ। क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आप सब जान रहे हो कि कितना ज़रूरी है आपके लिए आपका 100% देना। तो जैसा मैंने कहा कि देर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर द ऑनलाइन क्लासेस राइट नाउ, सो विल हैव टू एंड यू हैव टू डू दिस। तो अच्छे से करना है। एक और चीज़, लास्ट टाइम जब हम लोग क्लास ओवर कर रहे थे समर वेकेशंस के पहले, तो पिछले 4-5 जो वीडियोस थे लास्ट के, उसमें हम लोगों ने एक नई चीज़ स्टार्ट की और वो बहुत सक्सेसफुल रही। आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़िया रहा। वो था मिड ऑफ द टॉपिक से एक क्वेश्चन मैं करता था और उसके आंसर्स आप मुझे भेज दिया करते थे। वी विल कंटिन्यू इट फ्रॉम टुडे ऑल्सो। तो वो आज भी उस तरीके से ही शुरुआत की जाएगी और वैसे ही कोर्स को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। तो ये तो हो गई पुरानी बातें। और क्या करना है, शॉर्ट टॉपिक इसलिए ले रहा हूँ कि थोड़ा सा आप जैसे वार्म अप होता है आदमी बड़ा मैच खेलने के पहले, तो वी हैव टू कंटिन्यू दिस सीरीज वीकली। यू हैव गॉट द टाइम टेबल, 3 days, योर सोशल साइंस इज ऑल्सो देयर। तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स। तो सबसे पहले तो चूंकि एक बार इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या इकोनॉमी की बात आ गई, तो दोबारा से once again we'll have to discuss what is economy और what is economic activities। क्लास 9th में याद होगा आपको एग्जाम्पल भी दिया था मैंने कि if I am teaching in a school while I am getting a salary, that is an economic activity। if the same thing, same subject, same chapter I am teaching at my home to my son, that is not an economic activity, that is my responsibility, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन वही चीज़ मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ जहाँ मैं पेड हूँ, तो दैट विल बिकम अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसीलिए मैंने एक शॉर्ट डेफिनेशन भी लिख दी है कि एक्टिविटीज़ कंडक्टेड विथ ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी। मतलब जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके लिए एक ऑब्जेक्टिव हमारे दिमाग में हो कि हमें मनी को अर्न करना है, तो दैट बिकम्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, द होल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। जो 3 पार्ट्स आप पीछे लिखा हुआ देख रहे होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी। देन वी हैव ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देन वी हैव पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो सारा जो हमारा सेक्टर्स बटा हुआ है जो है वो इन्हीं 3 क्लासिफिकेशंस में आपको पढ़ने में सामने आएगा। एंड द होल चैप्टर दिस सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ दीज टॉपिक्स, दैट व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर, व्हाट इज टर्टियरी सेक्टर, then what is organized and unorganized sector, then public and private sector। इनके क्लासिफिकेशंस को डीपली हम एक एक करके टॉपिक पढ़ते जाएंगे। तो आज हम लोग खैर एटलीस्ट इस टॉपिक को कोशिश करेंगे कि वी शुड बी एबल टू क्लियर दीज थिंग्स एंड शुड बी क्लियर इन योर माइंड। और अब बीच में आज का जो टॉपिक, जो आपका टास्क है, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, so as कि you are watching the videos and you are fully anticipating it। very easy topic, just this first line, economic activities, this complete line has to be written in the comment box। economic activities, activities conducted with objective to earn money। short में ये हमेशा ध्यान में रहेगा। तो यही आपका टास्क है, यही आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। चलिए, तो अब आ जाते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर पे जो हम लोग बात कर रहे थे। तो प्राइमरी सेक्टर जो आपका एक ऐसे कह लो आपकी जहाँ पे रिसोर्सेज डिराइव होते हैं नेचुरल थिंग्स से जो डिराइव होते हैं, या जैसे आप ये कह लो
कि प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू प्राइमरी प्रोडक्ट्स। तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स के तौर पे एक फिनिश्ड रॉ मटेरियल के तौर पे आप कह सकते हो कि जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को हैरेस करते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमें मिलता है प्राइमरी एक्टिविटी हो जाती है, और वो जो सेक्टर जिसमें काम होते हैं वो हमारा प्राइमरी सेक्टर हो जाता है। आप देखिए इसीलिए एग्जांपल में, चूंकि ये नेचुरल थिंग्स पे इन्वॉल्व हो रहा है, नेचर से डिराइव हो रही हैं चीज़ें डायरेक्टली, उन्हीं को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस, दिस कंप्लीटली इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर होता है, ये आप 9th में भी मेरे ख्याल से पढ़े हुए, लेकिन दोबारा जस्ट मेक इट वेरी क्लियर दैट एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर के साथ उसके जो रिलेटेड सेक्टर होते हैं उनमें आपका पोल्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, दैट ऑल इज इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स में। तो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर वेयर देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिले हम उनको कन्वर्ट कर रहे हैं प्राइमरी प्रोडक्ट में, प्राइमरी प्रोडक्ट में, ये ध्यान रखना आप। देन सेकंड, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जिसको आप, जैसे यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर को नेचुरल एक्सट्रैक्शन सेक्टर हमने कहा, प्राइमरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बेसिकली इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये कर क्या रही है? व्हाट आर दीज इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज डूइंग? Actually they are just converting that raw material which was derived from primary sector and they are just converting it into finished goods। मतलब जो चीज़ें प्राइमरी सेक्टर से मिली सेकेंडरी सेक्टर को, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, वो उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसको टैंजिबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो दिस इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, means conversion of raw materials into finished product. So example is manufacturing and construction. So third one, tertiary sector. The activities, tertiary sector को हम लोग service sector भी बोलते हैं। The activities which help in the formation of primary and secondary sector या in the development of primary and secondary sector means ये जो activities हैं ये primary और secondary को help करती हैं और ये टर्टियरी सेक्टर कहलाती हैं। ये जो टर्टियरी सेक्टर है यहाँ पे गुड्स नहीं प्रोड्यूस होते, दे डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट दे प्रोड्यूस एक्टिविटीज़, एक्चुअली सर्विसेज। ये सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर है, इसीलिए ये आप ध्यान रखिएगा कि टर्टियरी सेक्टर को ही हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। और ये चीज़ फिर से दिमाग में अपने बना लीजिएगा कि द टर्टियरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूसेस गुड्स but it produces services, so that is why it is also known as service sector। तो यहाँ तो हो गया तीनों सेक्टर्स की बात जो हम लोग कह रहे थे डेफिनेशन वाइज जो है। देन इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, वन मोर थिंग इज देयर, इंटरडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता या कितना निर्भर है ये, तो डेफिनेटली दे आर वेरी मच एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। व्हाई? बिकॉज सी अलोन एनी वन सेक्टर कैनॉट वर्क। अब आप देखिए, अगर हम प्राइमरी सेक्टर को ही कह रहे हैं तो प्राइमरी सेक्टर में अगर कोई मटेरियल हमने एक्सट्रैक्ट किया, जब तक वो इंडस्ट्री तक नहीं जा रहा है, इंडस्ट्री उसको फिनिश्ड गुड नहीं बनाएगी, तब तक हो सकता है उसकी यूजेज ना हो। जैसे कई बार जो है ये जो एक्सट्रैक्शन होता है ऑयल का, फिर रिफाइनरीज में जाता है, फिल्ट्रेशन होता है इसका, बहुत से प्रोसेसेस से गुजरता है, तब वो हमारे यूज़ करने लायक होता है। तो इसी तरीके से प्राइमरी सेक्टर अगर सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को दे दिया और इंडस्ट्रियल सेक्टर उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट करती तो दिक्कत होती, तो एक आत्मनिर्भरता उस पर हुई। द सेम कॉज इज विद द टर्टियरी सेक्टर ऑल्सो, कि अब जब फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, वो फैक्ट्री में बन के रखा हुआ है, तो अब उसको कैसे काम कराएंगे? काम कराने के लिए भाई हमारे तक आएगा नहीं, तो बहुत अच्छा नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया गया, बहुत फिनिश्ड उसको प्रोडक्ट बनाया गया, मेरे तक जब पहुंचेगा मीन्स कंज्यूमर, मेरे यहाँ सेंस मीन्स कंज्यूमर तक पहुंचेगा तभी वो खत्म होगा, कंज्यूम होगा, और फिर से जो चेन थी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग की, फिर सेल की, और फिर तो सर्विस सेक्टर जो है जिसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विस सेक्टर आज के डेट का सबसे ब्रॉड सेक्टर है। तो उसमें आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सर्विस, सारी सर्विसेज हो गई, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एवरीथिंग इज इन सर्विस सेक्टर, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स। तो वो सर्विस सेक्टर हमारे तक पहुंचाता है।
तो इसीलिए दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर क्वाइट इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये आप ध्यान रखिएगा। देन कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, यहाँ ये की इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसके बाद एक जीडीपी का शॉर्ट डेफिनेशन दूंगा मैं आज आपको, फिर अदर टॉपिक्स जो नेक्स्ट क्लास होगी डे आफ्टर टुमारो उसमें हम लोग कवर करेंगे। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स की बात करते हैं तो एक्चुअली सिंगल वे में एक एक सेक्टर के प्रोडक्ट्स को ऐड करना, प्रोडक्शन को ऐड करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कंफ्यूजन वाला काम है। तो इसके लिए जो इकोनॉमिस्ट थे, ये सजेशन किसने दिया, जो भी इकोनॉमिस्ट लोग थे उन्होंने एक सजेशन दिया कि ये जो है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी टेकन, उसको लिया जाए। फाइनल वैल्यू मीन्स जैसे बिस्किट बनना है तो जो फ्लोर व्हीट उसमें यूज हो रही है, जो पैकेजिंग यूज हो रही है, एक एक को अलग अलग जोड़ने के बजाय जो उसकी फाइनल वैल्यू है, जैसे बिस्किट 10 रुपए का पैकेट है तो 10 रुपए के पैकेट के बिस्किट में उसके व्हीट का भी दाम है, उसके फ्लोर का भी दाम है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी होगी वो भी है, पैकेजिंग कॉस्ट भी उसमें जुड़ी हुई है, प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन होके वो रिटेलर तक पहुंची वो भी जुड़ा है, सबकी मार्जिन भी उसमें जुड़ी है। तो जो वो प्रोडक्शन आया उसको ही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम कहते हैं। तो एंड दैट आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स, जैसा मैंने कहा कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे तक फाइनली पहुंची लास्ट में कंज्यूमर तक, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, चाहे वो ब्रेड है, चाहे बिस्किट है, या वॉट एवर थिंग इज दैट, तो वो जो फाइनल वैल्यू होती है उसमें ऑब्वियसली तीनों सेक्टर, जैसे भी बिस्किट का मैंने एग्जांपल दिया तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर से व्हीट, फ्लोर जो भी था, नेचुरल रिसोर्सेज वो यूज हो गया, फैक्ट्री में गया जहां बिस्किट बनाया गया वो भी यूज हो गया, उनकी भी इसमें ऐड हो गई फाइनल वैल्यू जो गुड्स की तैयार हो रही थी, और तीसरा कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट से वो पहुंच गया दुकान तक, एवरीथिंग इज एडेड, दिस इज फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और दैट इज डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जीडीपी। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आजकल आप बहुत बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे हमारे देश की जीडीपी गिर गई, इन जो विषम परिस्थितियां चल रही हैं कई बड़े बड़े देशों की जीडीपी नीचे आ गई। जीडीपी क्या है? अभी जो हमने जस्ट पिछला टॉपिक पढ़ा, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज एक्चुअली जीडीपी ऑफ ऑल द थ्री सेक्टर्स। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल द थ्री सेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर ईयर दैट इज नोन एज जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। माने किसी एक वर्ष में तीनों सेक्टर्स के जो कुल फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, प्रोडक्शन हुआ, जैसे भी आपको जो मैंने बिस्किट का एग्जांपल दिया था कि तीनों सेक्टर्स का जो फाइनल वैल्यू आया कि इतना प्रोडक्शन हुआ, ये बना है, इतने इतने का बना है, उसमें तीनों के एडेड है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्टियरी के वैल्यूज एडेड है, तभी वो फाइनल गुड आ रहा है। किताब बन रही है तो पेज का भी कॉस्ट है और उसके बाद से प्रिंटिंग का भी कॉस्ट है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम हुआ, जैसे थ्रू आई हमारे तक वो भी कॉस्टिंग है। तो फाइनल गुड हमारी बुक है। तो अब इसमें रॉ मटेरियल्स पेज यूज हुए, इंडस्ट्री में प्रिंटिंग हुई, फैक्ट्री में प्रिंटिंग हुई, सभी इंक्लूडेड है बुक पे जो एमआरपी है। तो कहने का मतलब है कि वही जीडीपी है, द सम ऑफ वैल्यू मींस तीनों सेक्टर्स की जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज है उनको सम कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और जो अमाउंट आता है वो कहलाता है हमारा जीडीपी। एक बार फिर से डेफिनेशन को ध्यान से समझ लीजिए, द सम वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन थ्री सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स का जो फाइनल वैल्यू और गुड्स सर्विसेज है उसका जोड़, सम इन थ्री सेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर ईयर, एक वर्ष में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी कहलाता है। जीडीपी जो है वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी की साइज को बताता है। मींस अगर आपकी जीडीपी हाई है तो इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में आप कह लो, जैसे भी अपने आप ये समझ में आ जाएगा आपके देश में या पूरी दुनिया को कि आपके देश की इकोनॉमी कैसी है। अभी जैसे अभी इस पैंडेमिक में सबकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत कमज़ोर हो गई हैं, कंट्री की भी हो गई है, तो आप देखिए बार बार पेपर में आप पढ़ते होंगे न्यूज़ चैनल्स पे कि जीडीपी गिर गई क्योंकि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज, उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, उतना रॉ मटेरियल नहीं एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो जीडीपी नीचे आ गई, मतलब इकोनॉमी हमारी कमज़ोर हो रही है। और जीडीपी ऊपर है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी की साइज को बता रहा है कि हाँ बहुत प्रॉपर जीडीपी है, मीन्स सारे सेक्टर्स यहाँ बहुत बढ़िया से परफॉर्म कर रहे हैं, सबका आउटपुट बहुत प्रॉपर आ रहा है और कंट्री इकोनॉमिकली फ्लरिश्ड है।
देन वन लास्ट थिंग दैट इज दिस जीडीपी। अब आखिर इस जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है? तो एक मिनिस्ट्री बनाई गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक मिनिस्ट्री बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, CSO, इसका नाम है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये मिनिस्ट्री है, इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री, जिसके अंडर में ये जीडीपी को वॉच करने वाले लोग या संस्थाएं बनाई जाती हैं। और उसके अंदर जो संस्था बनी, मीन्स ये तो मिनिस्ट्री हो गई, इस मिनिस्ट्री ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो संगठन बनाया कि कौन देखेगा, कौन सा संगठन देखेगा, दैट इज NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन उनके सैंपल्स लेता है, देखता है, जाता है, वो जांच करते हैं, वो आंकड़ा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसको देते हैं इस मिनिस्ट्री को। वहाँ पे उसकी स्टैटिस्टिक्स देखी जाती है कि क्या फाइनल गुड्स का आ रहा है वैल्यू, और उस अकॉर्डिंग जीडीपी डिक्लेयर की जाती है कि इस साल की ये जीडीपी है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट व्हाट्सएप इट टू मी ऑन माई पर्सनल वॉल। कोई भी दिक्कत हो आप पर्सनली बिल्कुल पूछ सकते हो मुझसे, टास्क भी कल दूंगा। और याद रखिएगा कमेंट करना है। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।